Hello students, this is the video number 35 of इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा 34 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वो कितना फ्लक्स बनाता है। तो आपने कहा था कि वो जो फ्लक्स बनाएगा किसी क्लोज सरफेस से जो उसका फ्लक्स लिंक होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है बेटा जी। और आपने अभी 34 में आपने प्रूव भी किया था। तो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा रिव्यू करके भी आगे बढ़ूंगा क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है आपकी। तो आपने कहा था सर हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया था यहाँ पर, तो इसकी सरफेस एरिया हमने इधर ली थी, है ना। ये आपका DA बन गया था, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी, ठीक है ना। तो आपने कहा था जो फ्लक्स लिंक हुआ है होल सरफेस से उसको आपने ऐसे लिया था E इंटू DA, है ना। E इंटू DA फ्लक्स जो ना आपने छोटे से E इंटू DA जो लिया, यहाँ पर आपने फ्लक्स दिया छोटा सा फ्लक्स। इसी फ्लक्स को पूरे सरफेस पे आपने इंटीग्रेट कर दिया। ये रिजल्ट आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आपका आया था, ठीक है ना। मतलब ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया था ना, इंटीग्रेट किया था आपने एलिमेंट लेकर के। फिर आपने बताया था सर कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो आपने रैंडम कोई यहाँ पर प्लस Q चार्ज आपने ले लिया ऐसे, और आपने रैंडम कोई सरफेस लिया इस तरीके से, तो इस सरफेस से भी क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट करेंगे। अगर चाहते हैं आप लोग इंटीग्रेशन मेथड से क्या करना कि हमें फ्लक्स फाइंड आउट कर लें, तो आप क्या करोगे, छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट करोगे, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर लोगे ऐसे, यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ये बना रहा है उसको लोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का जो एंगल लोगे आगे सॉल्व करोगे, तो वो चीज़ उस तरीके से 1 बाई 1 करके आएगी। तो हमें वहाँ नहीं जाना है, बस हमें ये देखना है कि अगर प्लस Q अगर क्लोज सरफेस आपका है, यहाँ पर एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं सर्कल, इंटीग्रेशन E डॉट DA फॉर अ क्लोज सरफेस। इसका ये मतलब होता है कि जो आपने E डॉट DA है ना, ये इसको आपने पूरे के पूरे क्लोज सरफेस पर आपने इंटीग्रेट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। सर्कल का मतलब सरफेस आपका क्लोज्ड है। कहीं भी इंटीग्रेशन के साथ अगर सर्कल लगा है जिसका मतलब कि आप उस इंटीग्रेशन को एक क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये आपको वो मेथड नहीं अप्लाई करना पड़ेगा कि इंटीग्रेट करो, स्मॉल एलिमेंट लो, वहाँ पर फिर E डॉट DA निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। आपको डायरेक्ट कहना होगा कि सर अगर प्लस Q चार्ज अंदर है तो आपने कहा कि यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जो क्लोज सरफेस है वो कैसा है आपका, छोटा है कि बड़ा है, उसका शेप और साइज कैसा है, इसको भी आपने डिस्कस किया था। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, कैसे कि फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल क्या करेंगे, E डॉट DS निकालते हैं या E डॉट DA निकालेंगे। DA कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है DS, कहीं कहीं DA लिखा हुआ है, तो यहाँ पर DA लेके चलेंगे, E डॉट DA कर लेंगे, और ये कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी ये इंटीग्रेशन करोगी इस पूरे सरफेस पर चाहे जिस भी तरीके से, तो आपको रिजल्ट ही मिलने वाला है। ठीक है बेटा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपकी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इसके बाद देखो, तो बेटा ये आपका पहला पॉइंट हो गया जो कि आपने समझा, ठीक है ना। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं आपसे कि मान लो यहाँ पर एक मान लो स्फीयर है ऐसे, यहाँ पर एक सिंपल आपका स्फीयर ऐसे है, क्लोज सरफेस आपका है, ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस आपका स्फीयर है, या रैंडम ले लो नो प्रॉब्लम, ऐसे रैंडम आपने ले लिया, ये आपका क्या है, क्लोज्ड सरफेस है आपका, ठीक है ना। और चार्ज आपने कहाँ रख दिया, मान लो बाहर, ये प्लस Q चार्ज आपने यहाँ रख दिया। तो बताइए इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कहोगे सर 0 चार्ज है। तो अगर मान लो ये जो फ्लक्स जो है, ये जो प्लस Q चार्ज है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस तरीके से, तो ऐसे बनाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगी, बताओ कि फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस क्या होगा। तो कहोगे फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस होता है क्या बेटा, E डॉट DA होता है, और होता है क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, Q वो चार्ज है जो क्लोज सरफेस के अंदर है। देखो ना, ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज है, तो यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है क्या उसके अंदर कोई चार्ज है, तो कहोगे सर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब फ्लक्स आपका आएगा 0, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू इस सरफेस के लिए 0 है, क्योंकि चार्ज आपका बाहर है,
ठीक है, इसको मैंने पहले भी देखो अब यहाँ से प्रूफ कर दिया आपने। और कॉन्सेप्ट वही है कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू बराबर है, और इसलिए क्या है कि नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस आपका जीरो हो गया अगर आपका चार्ज बाहर है। तो इसका मतलब सिंपल सीखा आपने, कोई क्लोज सरफेस है और अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो तो उसके अंदर क्या है, चार्ज होगा तभी फ्लक्स लिंक होगा, अदरवाइज फ्लक्स लिंक उस सरफेस से, क्लोज सरफेस से नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। अब हम तीसरा पॉइंट लेके आपको करते हैं अब देखो बेटा, थर्ड केस में हमने एक और एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हम जानते हो हम गॉस लॉ की तरफ आ रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा आपका हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि गॉस लॉ को आप समझ सको। गॉस लॉ के स्टेटमेंट पे अभी मैं नहीं आया हूँ, न मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, बट मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि गॉस लॉ फ्लक्स से ही रिलेटेड है। तो अगर इन कॉन्सेप्ट को आप समझते रहोगे तो शायद गॉस लॉ को आप अच्छी तरीके से तुरंत स्टेटमेंट समझ जाओगे, उसको अप्लाई भी करना शुरू कर दोगे। तो अब क्या है, मान लो आपके पास एक क्लोज सरफेस हमने रैंडम बना दिया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर क्लोज सरफेस है, रैंडम हो चाहे जिस शेप और साइज का हो, तो फ्लक्स के लिए सरफेस का शेप और साइज मायने नहीं रखता है। तो आपने कहा कि मान लो इसके अंदर दो चार्जेस आपने रखे। अच्छा, मान लो आपसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मान लो अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स किस तरीके से लिंक होगा, फ्लक्स लिंक होगा कि नहीं लिंक होगा। आप कहोगे सर फ्लक्स लिंक होगा, और यही फ्लक्स लिंक होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स आपका लिंक होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो अंदर की तरफ आपको आता दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आती दिखाई पड़ेगी। बस इतना ही फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है पॉजिटिव में निगेटिव में। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स आपका बाहर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और निगेटिव चार्ज अगर है सरफेस के अंदर क्लोज्ड है तो फ्लक्स उसके सरफेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप वैल्यू उसकी वही उतना ही होगी, जो फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव को आप लेकर के समझ सकते हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था बताने के लिए आपको कि जो मैं आपको थर्ड केस लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ क्या है। मान लो एक कोई आपके पास एक क्लोज सरफेस है रैंडम, इसमें हमने दो चार्जेस ले लिए, एक आपका Q1 है और एक चार्ज आपका Q2 है। कहीं किसी प्लेस पे रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सेंटर पे रखा हो, कहीं किसी प्लेस पे रखा हुआ है वो बेटा जी। और एक चार्ज आपका मान लो यहाँ पर है, सरफेस के बाहर है Q3। ठीक है बेटा जी। तो अब बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, तो क्या अगर आपसे पूछूं कि फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज्ड सरफेस, तो आप बताओ फाई क्या होगा। आप कहोगे सर ठीक है, हम वन बाई वन करके निकाल लेंगे। क्या इस Q3 के कारण इस सरफेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि Q3 जो है इस क्लोज सरफेस के बाहर है। तो ये जो भी फ्लक्स इससे एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इससे बाहर निकल जाएगा, तो नेट फ्लक्स Q3 का जीरो होगा। फ्लक्स वही चार्ज बनाएगा जो सरफेस के अंदर क्लोज्ड होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो कहोगे सर यहाँ पर जो फाई वन होगा किसने बनाया, Q1 ने क्या बनाया, वो बनाया कितना बनाएगा वो क्या बनाएगा बेटा जी, फाई वन होगा Q1 अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टू क्या होगा बेटा जी, वो Q2 अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट कितना आएगा बताओ बेटा जी, फाई नेट जो सरफेस से क्लोज्ड है वो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस आ गया आपका। इस सरफेस के साथ क्या है, जो भी चार्ज आपका इनक्लोज्ड होगा ना वही आपका फ्लक्स लिंक करेगा, वही फ्लक्स बनाएगा। तो आपने कहा ये है, क्या Q3 ने फ्लक्स में पार्टिसिपेट किया। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं, फ्लक्स तो उसने बनाया था लेकिन जो फ्लक्स एंटर हुआ उतना फ्लक्स आपका बाहर निकल गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि आपको इस बात को समझो कि कोई क्लोज सरफेस है, जब चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड होगा तभी वो फ्लक्स बनाएगा, और कितना बनाएगा, जो भी चार्जेस इनक्लोज होंगे उनका सम करके अपॉन क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है बेटा जी। अब बेटा मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया, जानते हो। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है कि एक स्मॉल यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट कट करो, स्मॉल एलिमेंट कट करो, सरफेस एरिया कट करो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितनी होगी इस पॉइंट पर। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा आपने ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये ऐसे है,
ठीक है ना। इसके बाद मान लो जो एलिमेंट आपने कट किया उसकी सर्फ एरिया, मान लो एरिया वेक्टर आपका ऐसे है, डी ए है ना बेटा जी। तो इस एलिमेंट से कितना होगा, फ्लक्स लिंक होगा, डी फाई इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो नेट फाई कितना आ जाएगा, नेट फाई आपका आ जाएगा ई इंटू डी ए वेक्टर में आ जाएगा। अब इसको क्लोज कर देंगे, ये होगा ना बेटा जी। अरे भाई छोटा सा एलिमेंट आपने कट किया तो डी फाई क्या आ गया, डी फाई आपका आ गया ई इंटू डी ए आ गया डॉट में, अगर ऐसे करो तो जो भी थीटा होगा बाद में हम रख लेंगे। तो आपने कहा कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा इस पूरे क्लोज सरफेस से, तो होगा तुम्हारा फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन इस सरफेस जो आपका क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे करना पड़ेगा वो बताइए, जब आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि सरफेस अगर क्लोज्ड है तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे। तो ये बस बता रहा है कि पूरे के पूरे सरफेस पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो ई डॉट ये हो जाएगा तुम्हारा डी ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर आएगा आपका Q1 प्लस क्या आएगा, Q2 अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। मतलब ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है कि इंटीग्रेट करके करने के लिए, और ये आपका एक मतलब आपका डायरेक्ट मेथड है कि आपने कहा कि चार्ज जो भी एनक्लोज्ड होगा Q1, और ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है कि चार्ज अगर क्लोज्ड है तब के लिए वैलिड है कॉन्सेप्ट ये। तो ये आपका रिजल्ट आएगा इस तरीके से। तो ये आपका फ्लक्स है। तो आप बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में निकाल के यहाँ से लाने वाला हूँ, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं अभी गॉसेस लॉ पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बताओ बेटा जी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, जो भी आपने एलिमेंट यहाँ कट किया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, क्योंकि चार्जेस क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन, Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी चार्जेस होंगे स्पेस में। अब यहाँ पर जो इस पॉइंट को आपने जो डी ए पॉइंट आपने कट किया, इसका बनाया एरिया वेक्टर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्जेस की वजह से होगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट, बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल मेथड आपने यूज किया तो ट्रेडिशनल में जो ओल्ड मेथड है इंटीग्रेट करने के लिए, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने स्मॉल एलिमेंट आपको कट करना पड़ेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी, वहाँ पर एरिया वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या है, डॉट लेकर के फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। और Q1 Q2 अपॉन क्या कर दिया सीधे, एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया बिल्कुल डायरेक्ट मेथड हो गया। तो अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ना हो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो यहाँ पर जो एलिमेंट कट किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्जेस ने बनाया। अभी तो हमको ये पता है कि भाई इस क्लोज सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो सिर्फ Q1 और Q2 ही फ्लक्स लिंक करेगा, Q3 नहीं करेगा। तो हमने फ्लक्स के बारे में लिख दिया। लेकिन अगर हमने ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई किया और फ्लक्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, एरिया वेक्टर मिलेगा, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेज इन सराउंडिंग, तब लेकर के उसको इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आपको ये मिलेगा। याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ Q1 और Q2 की वजह से नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख रहे हो फॉर्मूले में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेज, जो इनसाइड हैं जो आउटसाइड हैं, जितने भी चार्जेज हैं सबकी वजह से क्या है, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, फिर स्मॉल एलिमेंट डी ए लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से, सारे चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको कैलकुलेट करोगे, वहाँ पर ई लिखोगे, फिर स्मॉल एलिमेंट डी ए लिखोगे, उनको फिर इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, तब जाकर के लास्ट में रिजल्ट आपका Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। तो याद रखिए इस फार्मूले में बार बार आपको, अच्छा फ्लक्स किसकी वजह से बन रहा है, फ्लक्स किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू ओनली एनक्लोज चार्जेस, ड्यू टू ओनली एनक्लोज्ड चार्जेज। और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किनकी वजह से बनेगा, ड्यू टू द ऑल चार्जेस। भाई Q3 भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ऐसी बात नहीं बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, Q1 भी बनाएगा, Q2 भी बनाएगा, तीनों का नेट आपका E मिलेगा। लेकिन जब फ्लक्स की बात करोगे तो Q3 जो है फ्लक्स तो बना रहा है लेकिन उसका नेट फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग।
तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और इस फार्मूले की बात करेंगे तो आपको क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो गए। एक तो इंटीग्रेशन मेथड हो गया और एक तो डायरेक्ट एनक्लोज्ड चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में से आप क्या है, आप एक को मैक्सिमम बच्चा हम लोग यूज करते हैं, किसको, इस वाले को, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा है, इसलिए हम क्या है कि एनक्लोज चार्ज देख लेते हैं Q1 प्लस Q2 नेट चार्जेस अपॉन क्या कर देंगे। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे बनेगी वो ड्यू टू द ऑल चार्जेज है, इसको आप लोग याद रखना, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो यहां पर अगर फॉर्मूला ऐसे लिखा जाए कि फाई इक्वल टू, ये फ्लक्स इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज अब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज अब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों का वेक्टर सम करेंगे तब जाकर के आपको E मिलेगा। इंटू डी डॉट आ जाएगा DA आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DA इक्वल टू इनक्लोज चार्जेस Q1 प्लस Q2। आप ऐसे लिखोगे तो फ्लक्स के फार्मूले में जब आएगा तो Q क्या लिखोगे, इन या एनक्लोज्ड, ऐसा भी कर सकते हो, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फ्लक्स का फार्मूला है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए बेटा जी, ये क्रिस्टल क्लियर अगर हुआ होगा। यही है गॉसेस लॉ। देखो यही क्या है, यही गॉस का लॉ है कि अगर एक आपके पास क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है बेटा जी, ये गॉस ने बताया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो क्लोज सरफेस है, किसी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निकलेगी वो ड्यू टू द ऑल चार्जेज। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेज है, यही आपका गॉस लॉ है। ठीक है ना। तो अब गॉस लॉ को समझ गए आप। गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस। अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्जेस हैं, तो बस उस चार्ज को निकाल लो, अपॉन कर दो एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो फ्लक्स को निकालने के दो तरीके, एक तो गॉसेस लॉ से निकाल लिया आपने, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा, E.ds इंटीग्रेशन। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो इन दोनों गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा भाई इंटीग्रेट करना बहुत लंबा प्रोसेस है ना। अगर हम जो रिजल्ट E.da से आ रहा है, ये ना फ्लक्स, जो रिजल्ट E.da से आ जा रहा है, अगर वही रिजल्ट किससे आ रहा है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आ रहा है, तो इसे करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखो ऐसे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तब आपका यही आएगा। तो गॉस का स्टेटमेंट क्या होगा, गॉस का स्टेटमेंट होगा कि फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल E नेट इंटू DA। ये जो है, ये जो रिजल्ट है वो इसके बराबर होगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसने कहा कि वास्तव में फ्लक्स का कैलकुलेशन तो इससे होता है इंटीग्रेट करके, अगर सरफेस आपका क्लोज्ड है, और यहाँ पर सर्कल मतलब क्या, सरफेस आपका क्लोज्ड है। तो जब भी इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है कि क्लोज सरफेस है तो उसकी सरफेस एरिया क्या होगी, जो एरिया वेक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हमें छोटा सा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से निकालते थे पहले। अब गॉस ने कहा नहीं, आप ऐसे निकालोगे Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, ये गॉस का स्टेटमेंट है। तो अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए गॉस क्या कहता है और ई नेट क्या चीज़ है, आप समझ गए। ठीक है बेटा जी। अब गॉसेस लॉ क्या है, स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, और उसका जो है एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है बेटा। तो बेटा हम लोग अब क्या है, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। अभी हमने गॉसेस लॉ के एक्सप्रेशन को देखा सिंपल, उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि गॉसेस लॉ क्या है, और आपको अब समझने में आसानी होगी कि दिस लॉ गिव्स द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज्ड सरफेस लिखा है ये मैंडेटरी है बेटा जी, कि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सरफेस का क्लोज्ड होना जरूरी है। एंड इट्स रिलेशन विद द एनक्लोज्ड चार्ज, जो सरफेस के अंदर चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है उसमें रिलेशन देगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन है, वो चार्ज जो चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। तो ये तो मैंने बता दिया गॉस क्या कहना चाहता है। अब उसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग, ठीक है ना, और कमिंग दोनों हो सकता है, आउट गोइंग और कमिंग, एमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस से क्या है, फ्लक्स बाहर निकल रहा है या तो अंदर आ रहा है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ एनक्लोज चार्जेस। पहले जितने भी चार्जेस एनक्लोज हैं उनको सम कर लेंगे, एंड बाय दिस सरफेस, जो सरफेस आपने लिया हुआ है, एंड द कांस्टेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्जेस का सम करके इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो रिजल्ट वही आएगा ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है बेटा जी, ये स्टेटमेंट था उसका, अभी मैंने आपको समझाया था। अब देखो मैंने क्या किया, उसी स्टेटमेंट को आप बताते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, मान लो कि इस प्रकार से सराउंडिंग में जो है कई चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जगह जगह उनका अपना है। आपने एक अपने मन से आपने इमेजिन किया, एक किसी बच्चे ने कहा कि भाई हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं, मान लो उसने रैंडम ऐसे एक बनाया क्लोज सरफेस, ये ठीक है बेटा जी। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस, तो गॉस के हिसाब से क्या होगा कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड फ्रॉम दिस सरफेस कितना है, Q3 माइनस Q5, इनका सम कर लेंगे, अपॉन कर देंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा जी, यही आपका होगा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमें कट करना पड़ेगा ऐसे, ये होगा आपका DA। मान लो इसका जो एरिया वेक्टर ऐसे आ गया आपका, है ना बेटा, ये आपका आ गया, मान लो एरिया वेक्टर DA आ गया ये। और इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा, क्या सिर्फ Q3 और माइनस Q5 की वजह से बनेगा, नहीं, ड्यू टू द ऑल चार्जेज इन सराउंडिंग। तो यहाँ पर आपको E नेट निकालना पड़ेगा। तो आप मान लिया ऐसा कि जो E नेट निकल के आपको आया वो ऐसे निकल के आया, ये ऐसे डायरेक्शन निकल के आई, कोई डायरेक्शन बना आपने, मान लो बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसे ही क्यों ले लिया, तो बेटा आप कहीं भी ले सकते हो, अभी कुछ पता नहीं, रैंडम डायरेक्शन में हमने E नेट ले लिया, लेकिन ये जो E बनाया हुआ है वो सारे के सारे चार्जेज ने बनाया हुआ है। ठीक है बेटा जी, तो आप क्या कहोगे कि सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, क्या होगा, इसको आपने कहा फाई है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इक्वल टू ट्रेडिशनल मेथड क्या करोगे, आप छोटा सा एलिमेंट आपने कट किया था तो आप कहोगे सर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या है, इलेक्ट्रिक E नेट वेक्टर कर देंगे हम, है ना, और इंटू DA डॉट आ जाएगा आपका ये, और ये क्लोज हो जाएगा, मतलब E नेट इंटू डॉट DA को एक छोटा सा फ्लक्स यहाँ निकाल करके इस पूरे आपको सरफेस पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो गॉस ने कहा कि ये जो आपने जो फ्लक्स निकाला हुआ है E डॉट DA क्लोज सरफेस के लिए, वो वास्तव में क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस, समेशन, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल Q एनक्लोज्ड, ठीक है बेटा जी। यहाँ मैं थोड़ा इसको साफ लिखूंगा तब आप समझ पाओगे क्या है। गॉस ने क्या बोला, गॉस ने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप यहाँ लिखोगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप यहाँ लिखोगे वो आप ऐसे लिखते हो, क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने ये भी यही होगा। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक है तो आपको होगा E डॉट DA को निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करने। तो उसने कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, समेशन Q एनक्लोज्ड, जो चार्जेज एनक्लोज्ड हैं
सम ऑफ ऑल चार्जेस, समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल चार्जेज इनक्लोज चार्जेज, सम ऑफ इनक्लोज चार्जेज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उन्होंने कहा ऐसे होगा, कौन कौन चार्ज आपका इनक्लोज्ड है, आपने कहा कि एक Q3 इनक्लोज्ड है और एक माइनस Q5 इनक्लोज्ड है, अपॉन क्या कर दोगे आप, एप्सिलॉन नॉट कर दोगे। ये स्टेटमेंट बनेगा किसका, गॉस लॉ को। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये फार्मूला लिखोगे इस तरीके से, तब गॉस का पूरा स्टेटमेंट माना जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते वक्त कहते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना लिखना सफिशिएंट नहीं होगा बेटा जी। जब भी गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखो और जब उसका फार्मूला लिखना शुरू करो तो आप लिखोगे फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब इसकी वैल्यू होगी क्यू इन, या ये जो लिखते हो ना समेशन क्यू इन क्लोज्ड, इसको कहीं कहीं क्यू इन लिखते हैं, मतलब जो चार्जेस सरफेस के अंदर हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो सम ऑफ ऑल चार्जेस आप ले लो Q1 प्लस Q2, जो भी चार्जेस इनक्लोज होंगे उनको लेके सम करोगे तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आई थिंक ये बात आपको समझ में आई मैं क्या बता रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और अगर कोई पूछेगा कि भाई इस फार्मूले में जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिर्फ एनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से है, आप कहोगे सर नहीं, ये इनसाइड एंड आउटसाइड सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती है, लेकिन जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो ड्यू टू ओनली एनक्लोज चार्जेस होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा। तो बेटा आपने बोला कि सर गॉस लॉ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू आपका है क्या बेटा जी, समेशन क्या आपका है, क्यू एनक्लोज्ड है ना बेटा जी, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये आपका, इसको मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और पॉइंट निकालूंगा, आप कहोगे सर ये आपका ई नेट है ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, ये कर दिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्यू एनक्लोज क्या है, ये क्या है, क्यू क्या है, ओनली एनक्लोज चार्जेस, ठीक है ना। आप जानते हो इसकी, अब इस फार्मूले से हम, अब गॉस का तो ठीक है आपको चल गया फ्लक्स लिंक, अब इस फार्मूले से मान लो एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज मान लो यहाँ पर है Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, Q4 भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया हमने। अगर आपको क्यू इनक्लोज्ड पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता आपको है, डी ए पता हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि राइट साइड अगर आपको पता है तो राइट साइड पता है, तो ये मान लीजिए क्यू इनक्लोज अपॉन, अगर राइट साइड आपको पता है तो लेफ्ट साइड में कोई भी वेरिएबल है उसको आप निकाल सकते हो। तो गॉस लॉ की हेल्प से क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ केसेस में, हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या है, गॉस का हम यूज करके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम निकाल सकते हैं और निकालेंगे। एप्लीकेशन में आप देखोगे कि जो पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा हुआ है अलग अलग चार्जेस के लिए, कि भाई अगर लाइन चार्ज है तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर रिंग है तब क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, रिंग यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है इंटीग्रेशन मेथड से, वहाँ से ना करके हम लोग डायरेक्ट गॉस का यूज कर लेंगे, गॉस लॉ का यूज कर लेंगे, क्योंकि गॉस लॉ के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई हुई है, और गॉस लॉ ने बताया कि ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट इसके बराबर होगी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पहले डायरेक्ट, इसको कैलकुलेट करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे और कहेंगे ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो राइट साइड अगर आपको मिल जाएगा तो यहाँ से आप ई नेट निकाल लोगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से गॉस लॉ से हम क्या है, ईजिली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई बेटा, ठीक है। तो अब बेटा क्या है कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है क्या वो हमको पूरा का पूरा समझ में आया। ऐसे तो आपने समझ लिया,
ठीक है ना, कि ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया भाई, ये गॉसिस लॉ है, स्टेटमेंट ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल मेथड से जो फ्लक्स आएगा वही जो है गॉस लॉ कहता है कि क्यू इन मतलब जो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है कि कुछ उस पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि उसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा जी, पहला आपका क्या है यहाँ कि पहला हमने लिखा है कि फाई नेट जीरो, अगर किसी सरफेस से जो फ्लक्स आपका जीरो है तो ये इम्प्लाई करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो होगा। ट्रू होगा कि फॉल्स, ये आपको पॉइंट आउट करना है सोच करके कि फाई नेट अगर जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बेटा जी, ये बताओ। ठीक है ना, इसके बाद आपको E इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन द, तो इसको पहले आप समझा दो क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या मतलब होगा कि मान लो अगर कोई रैंडम आपका एक क्लोज सरफेस यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इससे जो फ्लक्स इसमें जो फ्लक्स है आपका, मान लो फाई नेट क्या आपका है वो जीरो है, मतलब इसके साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई फ्लक्स लिंक नहीं है तो क्या E भी जीरो होगा? तो आप कहोगे सर नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो E आपका है ना, E जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये जो फ्लक्स बनता है ड्यू टू द इनक्लोज चार्जेस। तो फाई नेट का मतलब क्या है कि इनक्लोज चार्जेस आपके नहीं है ना, इनक्लोज्ड जो चार्जेस आपके हैं वो है नहीं, मतलब फाई नेट का जीरो का मतलब ये हुआ। तो सपोज किया कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, क्या वो सिर्फ इनक्लोज चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनती है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बनती है सरफेस पर वो ड्यू टू द ऑल चार्जेस बनती है। तो अगर फाई नेट जीरो है, अगर फ्लक्स आपका जीरो है, फ्लक्स लिंक विद द सरफेस क्या आपका जीरो है, ठीक है बेटा जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर वाले चार्ज से भी बनती है, इसलिए क्या इसका आंसर होगा आपका कि ये फॉल्स है कि फाई नेट अगर जीरो है सरफेस पर तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, जीरो है। ये कहना आपका गलत है बेटा, ठीक है ना बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अगर E इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन द क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस आपका बना हुआ है ऐसे, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये 100% श्योर है कि आपका फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना बेटा जी। क्योंकि बेटा मान लो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, वो सिंपल E डॉट डी ए होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही सरफेस पे जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पर जीरो है सरफेस पर तो फ्लक्स आपका जीरो होगा, ठीक है बेटा जी। इसका मतलब ये है कि अगर ये कह दिया जाए, ये ट्रू हो गया आपका, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द क्लोज सरफेस देन फाई नेट इक्वल टू जीरो, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है बेटा जी। अब बताओ अगर क्यू इन जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा तो है नहीं, क्योंकि क्यू इन अगर जीरो है, मान लो इस सरफेस पर, मान लो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, सब बाहर के बाहर चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3, ये सब क्या करेंगी, ये सब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सरफेस पर। तो अगर Q इन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ये कहना गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कौन बनाता है, वो बाहर का भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आप कहोगे सर दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू जीरो, आप कहोगे ये फॉल्स है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि Q इन अगर जीरो है, Q इन जीरो अगर है तो फ्लक्स आपका जीरो होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एनक्लोज चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स आपका जीरो होगा। तो ये दिस इम्प्लाइज फाई नेट आपका ये जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग समझना और ये ज़रूर इसको याद रखना 4 पॉइंट, ये आपको आगे चल करके हेल्प करेगा, ठीक है बेटा।